हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के दौरान हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट हमारे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट हो गया और वो हमारा लीगल राइट बन गया, जिसको ह्यूमन राइट भी कहते हैं। तो हमारे बचे हुए जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। Our first right is right to equality, that comes under Article 14 to 18. Second one is right to freedom, that falls under Article 19 to 22. Third one is right against exploitation, Article 23 and 24. Our fourth fundamental right is right to freedom of religion, that falls under Article 25 to Article 28. Fifth one is cultural and educational right, Article 29 and 30. And last right is right to constitutional remedies, Article 32. वन बाय वन हम इन 6 फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ राइट टू इक्वालिटी, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. Our आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इसका मतलब है कि हर पर्सन हमारे इंडिया का जितने भी सिटीजन्स हैं, they all are equal before law, और within the territory of India they have the equal protection of laws. जो हमारा कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, वो ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है, और जो हमारा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका ये मतलब नहीं है कि एनी पर्सन इज़ अबव द लॉ, नहीं, ऐसा नहीं है। Nobody is above the law, whether he is poor or rich, high or low, official or non-official, law is supreme. Law के ऊपर हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं है। अब आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन करना प्रोहिबिट है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो स्टेट है, इट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन merely on the grounds of religion, race, caste, gender और place of birth। इन सब चीज़ों के ऊपर जो एक स्टेट है वो किसी भी सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकती। अब डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब हो गया? भेदभाव करना, किसी 2 पर्सन के बीच डिफरेंस करना, डिस्टिंक्शन करना। जैसे कि पहले हुआ करता था, जो शेड्यूल क्लास हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, लो कास्ट के पीपल हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जाती थी। उन्हें शॉप्स में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में नहीं जाने दिया जाता था। वो हाई क्लास वालों के साथ वेल्स नहीं शेयर कर सकते थे, टैंक्स नहीं शेयर कर सकते थे, बाथिंग गार्ड्स नहीं शेयर कर सकते थे। लो क्लास वालों का टेम्पल अलग बनाया जाता था। बट आर्टिकल 15 से क्या हुआ? वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिट कर दी, यानी ख़त्म कर दी। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन की 3 एक्सेप्शंस बनाई गई डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। कौन कौन सी? कि वहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए वीमेन और चिल्ड्रन के रिजर्वेशन के लिए, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वीमेन एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। एक्सेप्शंस बनाई गई जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, कि जो स्टेट है उसे स्पेशल प्रोविज़न बनाने हैं वीमेन और चिल्ड्रन के लिए, रिजर्वेशंस रखनी है सीट की वीमेन के लिए, और फ्री एजुकेशन देनी है चिल्ड्रन को, और प्रोविजंस बनाने हैं उन लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन बनाई गई ताकि वो जाकर फ्री पढ़ सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या उनको कुछ फ़ी कंसेशन मिल सके। और एक प्रोविज़न ये भी बनाया गया कि जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर जाकर एडमिशन ले सकें। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए कि वो लो कास्ट के हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 16, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एक पर्सन अगर वो इंडिया का सिटीज़न है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपनी मनपसंद की कोई भी जॉब ले सकता है, किसी भी पब्लिक ऑफिस में काम कर सकता है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको वो फुलफ़िल करना है। कोई भी सिटीज़न मेरली इस बेस में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि वो किसी अलग रिलीजन से है, अलग रेस से है, कास्ट से है,
और जेंडर से या उसका डिसेंट कोई हो रहा है, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, इस बेसिस पे उसको एक एम्प्लॉयमेंट से वंचित नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज़ आर्टिकल 17, दैट इज़ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है, किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना ये मना करता है। 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ था। उस एक्ट के चलते अगर कोई भी पर्सन अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए पाया गया, उसको पेनल्टी होगी या फिर उसको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होगी, या तो उसको दोनों ही पे करना पड़ेगा। एक तो उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगी 6 मंथ की, दूसरा उसको 500 से ऊपर फाइन भी देना पड़ेगा। इस एक्ट के अंदर कोई भी अनटचेबिलिटी किस किस फॉर्म में नहीं कर सकता, जैसे कि किसी को हम पब्लिक वर्शिप प्लेस में जाने से नहीं रोक सकते, किसी ट्रेडिशनल रिलीजियस और किसी और ग्राउंड में हम उसके साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहा है, हम उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, और उस पर्सन को हॉस्पिटल से एडमिट करने से मना नहीं कर सकते कि जो ओबीसी का है या फिर शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब का है। Our next article, that is article 18, is abolition of titles। एक पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, चाहे वो फॉरेन से ही आकर क्यों ना रह रहा हो, उसको किसी भी टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता। लाइक जैसे कि महाराजा का राज बहादुर, राजा का राय बहादुर, ये सब टाइटल्स नहीं दे सकते। और अगर उसको कोई टाइटल चाहिए, अगर वो फ़ॉरेन से आके यहाँ रह रहा है, अगर फ़ॉरेन से उसको कोई टाइटल दिया जा रहा है, तो उसको प्रेसिडेंट का जो कंसेंट है वो लेना ज़रूरी है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यहाँ पर हमारा राइट टू इक्वालिटी ख़त्म होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। तो इसमें हमारा फर्स्ट राइट क्या है? सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। इसमें कौन कौन से 6 राइट्स हैं? आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपनी मन की बात बोल सके, जता सके। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। एक जगह इकट्ठे होके, लाइक कोई प्रेयर में, कोई मैरिज में या किसी क्रिमेशन में पीसफुली इकट्ठे होकर रहें और विदाउट आर्म्स, कोई भी उनके पास आर्मामेंट नहीं होना चाहिए। राइट टू फॉर्म एसोसिएट्स और यूनियंस, लाइक पार्टी फॉर्म कर सके, यूनियन फॉर्म कर सके, लाइक ट्रेड यूनियंस चलती हैं आजकल, फार्मर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, वो फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट इज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक पर्सन जो इंडिया की एक स्टेट में रहता है, एक कोने में रहता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो पूरी इंडिया में कहीं भी रह सके, कहीं भी जाकर प्लॉट, ये जगह खरीद कर वहाँ जाकर वो सेटल हो सके। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी वही है कि एक कहीं जाके वो रह सके, मूव फ्रीली कहीं भी घूम सके। एंड लास्ट वन इज़ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। उसके पास ये राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन में जा सके जो उसका मनपसंद है। ये नहीं कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन है, उसका फादर या उसका कोई भी ग्रैंड फादर, कोई भी उसकी फैमिली से अगर कारपेंटर है तो उसको कारपेंटर ही बनना है, ऐसा नहीं है। अगर कारपेंटर का जो बच्चा है उसको अगर डॉक्टर बनने की चाह है तो वो डॉक्टर भी बन सकता है। तो ये था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स आर्टिकल 19 के अंडर। अवर आर्टिकल 20 इज़ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 20 क्या कहता है कि एक पर्सन जिसने जितना क्राइम किया है उसको उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट अगर उसने क्राइम छोटा किया है और उसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो आर्टिकल 20 वो बिल्कुल मना करता, वो बिल्कुल उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतना वो नहीं है, इतना उन पे इतनी पावर नहीं है कि जितनी पेनल्टी फ़िक्स है वो उससे ज़्यादा उस क्रिमिनल से पेनल्टी ले सकें। ये भी क्राइम होगा कि ज़्यादा पेनल्टी लेने का। नो डबल जेओपार्डी, इसका क्या मतलब है कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगर एक पर्सन ने ट्रैफिक रूल एक बार तोड़ा है तो उसको एक बार अगर पेनल्टी लग गई तो बार बार उसको उसी चीज़ के लिए पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। और इसमें ये भी था कि अगर कोई पर्सन क्राइम करता है तो वो खुद ही उस चीज़ का विटनेस नहीं बन सकता, किसी और पर्सन को विटनेस बनने की ज़रूरत पड़ेगी। Our next right, that is article 21, is protection of life and personal liberty। अब इसका मतलब ये है कि हर पर्सन को एक अपनी पर्सनल लिबर्टी, अपने तरीके से लाइफ जीने का अधिकार है। वो जैसे ज़िंदगी चाहे जी सकता है। नो वन विल इंटरफेयर इन हिज और हर मैटर।
और इसमें ये भी है कि किसी पर्सन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी लाइफ ख़त्म कर सके। सुसाइड करना भी एक जुर्म होता है, उस सुसाइड अटैम्प्ट करने पर भी हमें पनिशमेंट मिल सकती है, कुछ पेनल्टी लग सकती है। हर पर्सन के पास राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ। और इसमें ये भी है कि राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 ईयर्स तक हर पर्सन को एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। अवर नेक्स्ट राइट दैट इज़ आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। ये वही है कि हर पर्सन जो कि 6 से 14 ईयर्स तक चाइल्ड है उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, और फ्री एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरह से उस पर्सन को प्रोवाइड होनी चाहिए। ये जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए चिल्ड्रन में, जो आर्टिकल 45 के अंडर आता है पार्ट 4 में। Our next right is protection against arrest and detention, that comes under article 22। डिटेंशन का मतलब क्या होता है? अगर एक पर्सन जिसने क्राइम अटेम्प्ट किया है, जिसने कोई गुनाह किया है, उसके पास ये राइट है कि वो सबसे पहले अपने अरेस्ट का, जो उसको अरेस्ट किया गया है, वो जान सके कि किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया है। दूसरा कि वो कोई लीगल प्रैक्टिशनर यानी लॉयर के साथ कंसल्ट कर सके, और उसके पास ये राइट है कि विदिन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट उसको कोर्ट के आगे पेश किया जाए। अब डिटेंशन भी 2 टाइप की होती है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है जिसमें जो पर्सन है उसको तभी पनिश किया जाता है कोर्ट के आदेश के बाद, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में विदाउट ट्रायल ही उसको पनिशमेंट मिल जाती है। यहाँ पर हमारा राइट टू फ्रीडम ख़त्म होता है। अब आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अब जो ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग होती है, यानी ह्यूमन बींग्स को चाहे वो स्लेवरी के लिए बेचा जाए या फिर विमेंस को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच दिया जाता है, वैसा जो वो भी एक गुनाह है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा फोर्स लेबर, किसी भी पर्सन से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। इन एक्ट्स को पनिश करने के लिए एक इमोरल ट्रैफिक एक्ट भी पास हुआ था 1956 में। हमारे यहाँ पर बेगरिंग करना भी जो है वो इलीगल है, भीख मांगना। Our next article is आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब इसमें ये है कि जो चाइल्ड 14 ईयर से कम है उसको फैक्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और कोई भी अगर ऐसा पर्सन उनको 14 ईयर से कम बच्चों से चाइल्ड लेबर कराता हुआ पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट भी फ़ाइन होता है, जैसे 20,000 होना चाहिए ईच। जितने भी चिल्ड्रन उसने एम्प्लॉय किए हैं वहाँ उसको 20,000 पर चिल्ड्रन का उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स भी पास हुए, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952 एंड सो ऑन। अब हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब इसमें क्या है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का, कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस में क्या है कि एक पर्सन के पास, एक इंडिविजुअल के पास इतनी फ्रीडम है कि वो अपने रिलेशन भगवान के साथ किसी भी वे में चाहे वो बना सकता है, वो कैसे भी पूजा कर सकता है। राइट टू प्रोफेस, वो अपने रिलीजियस बिलीव्स और फेथ को ओपनली और फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, मान सकता है। राइट टू प्रैक्टिस, अब राइट टू प्रैक्टिस क्या है कि वो जितनी भी अपने रिलीजियस वर्शिप्स है, रिचुअल्स है, सेरेमनीज़ है, अपने बिलीव्स और आइडियाज़ को वो प्रैक्टिस कर सकता है जिस वे में चाहे उसको भजन करना है, कीर्तन करना है, झांकी निकालनी है, वो कैसे भी कर सकता है। एंड राइट टू प्रोपोगेट का क्या मतलब है कि हमें कोई भी रिलीजन अगर पसंद है तो हम अपना रिलीजन कन्वर्जन कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी पर्सन को ज़बरदस्ती अपने रिलीजन में कन्वर्ट करवा दें, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ अपनी मनपसंद से अपना रिलीजन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो आता है आर्टिकल 26 के अंडर।
अब आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशंस बना सके रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, अपने जो अफेयर्स हैं वो मैनेज करके रख सके इन मैटर्स ऑफ रिलीजन में। उसके पास राइट होना चाहिए एक्वायर करने का मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर्टिकल 26 ये भी गारंटीड करता है कि एक पर्सन के पास कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, वो मिलकर एक जगह एक साथ बैठकर पूजा कर सकें। अवर नेक्स्ट आर्टिकल 27 इज़ फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। किसी भी पर्सन को कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ देयर पर्टिकुलर रिलीजन। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेट कोई भी मनी स्पेंड नहीं करेगी जो टैक्स से इकट्ठा हुआ है या इन द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसमें ये है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर कोई भी पर्सन अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पाया हुआ दिखा या किसी रिलीजन की जो बुराई है वो करता हुआ दिखा तो उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दैट इंक्लूड्स आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारे इंडिया में माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लाइक माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना, उनके लिए कोटास बनाना, एजुकेशन में उनके लिए कोटा रखना, जॉब में उनके लिए कोटा रखना, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं दे शैल नॉट बी डिप्राइव ऑफ एनी राइट्स। अवर नेक्स्ट आर्टिकल 30 इज़ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या है आर्टिकल 30 में कि माइनॉरिटी के पास ये राइट है वो इस्टेब्लिश कर सकें, एडमिनिस्टर कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस। और आर्टिकल 30 ये भी कहता है कि जो स्टेट है वो किसी भी माइनॉरिटी के द्वारा मैनेज हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी काइंड का। अवर 6th फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब जो हमारा आर्टिकल 32 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी आर्टिकल 32 को एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। विदाउट आर्टिकल 32 जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं बाकी वो प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। आर्टिकल 32 जो है वो प्रोवाइड करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 32 जो आर्टिकल है यानी फंडामेंटल राइट है हमारा 6, वो खुद ही बाकी सब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। यानी एक फंडामेंटल राइट बाकी सब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। हमने फंडामेंटल राइट के फीचर में एक पॉइंट पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट और जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट। इसका क्या मतलब है? इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट वी कैन मूव टू द कोर्ट। और आर्टिकल 32 के अंडर ही हम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर्स दे सके वेरियस रिट से ताकि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जा सके। बहुत सारे रिट प्रोवाइड होते हैं लाइक हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सैरिटरी एंड रिट ऑफ कोवेरेंटो। इन सब की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्रैक्टिस हो रही हैं या नहीं हो रहे, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। यहाँ पर आके हमारे फंडामेंटल राइट्स की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिट्स, टाइप्स ऑफ रिट्स और इनका स्कोप पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।